ઇન્વાઇટ કરીશું ખુશાલ ઢોલકિયા. एंड दीप प्रजापति. पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानना है कि मतलब कि ये इतना सारा गेन कैसे कर लेते हैं. हम भी वही स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं. आपने उनको सिखाया, आप हम लोग को सिखा रहे हो, तो डिफरेंस क्या है? आप कुछ स्पेशल सिखा रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है. एक चीज है कि वो जो है चलो हम एक काम करते हैं, उनकी मुंह जुबानी सुन लेते कि वो क्या करते हैं अपने ट्रेडिंग आवर्स में. तो भावेश भाई, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मेरा नाम भावेश केवड़िया है. मैं भी समझ लो ना 2008 से स्टॉक मार्केट से लगा हुआ हूँ. उस टाइम मैंने कम से कम लगभग 6 महीना साल भर काम किया था. फिर 50,000 लेकर के आया था. लगभग साल भर के अंदर अंदर ही 3 लाख का घाटा करके छोड़ दिया. फिर मैं टेक्सटाइल में चला गया, एम्ब्रॉयडरी मशीन लगाया. अभी तक मेरा कंटिन्यू है, चालू ही है. अभी लास्ट 3 साल से वापस मैंने ये शेयर बाज़ार ज्वाइन कर लिया है. लगभग 2-1 साल करने के बाद में पिछले साल मैडम से मुलाकात हुई. उसी से ही मैंने ट्रेनिंग लिया. उसके बाद में ये फ्यूचर ऑप्शन पूरी तरह से करने लगा. उससे पहले मैं एक्चुअली पोर्टफोलियो ही डेवलप करता था, उसी में इन्वेस्ट करता था पूरी तरह से. और अभी मैं लगभग पोर्टफोलियो तो मेरा है ही, उसके अलावा भी अभी मेरा फ्यूचर ऑप्शन में काफ़ी लगभग बड़ा काम अभी फ्यूचर ऑप्शन में ही है. पोर्टफोलियो तो साइड में है ही. इट मीन्स इक्विटी के साथ आप फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों कर रहे हैं. यस. ओके. ओके, तो मीन्स आप बेसिकली टेक्सटाइल फील्ड से हो. हाँ. ओके, ग्रेट. सबसे पहले तो डायमंड में था. डायमंड के बाद में डायमंड के साथ में ही मैंने ये शेयर बाज़ार ज्वाइन किया था. और उसी वक्त मैंने ये लगभग साल भर किया. उसके बाद में वापस मैं छोड़ करके फील्ड टेक्सटाइल में आ गया. ओके, ग्रेट. मतलब आप क्योंकि उस वक्त मुझे एक चीज़ का खास पता चल गया कि अगर ये काम करना है तो अपने पास खुद की मनी होनी चाहिए. जैसे पहले क्या हुआ कि 50,000 मैंने घर का लगाया. उसके बाद में लगभग 2-3 महीने के अंदर ही उसको मैंने डबल कर दिया. मार्केट का अच्छा रिस्पॉन्स था. उसी टाइम पे मार्केट बढ़िया चल रहा था. तो और जिस स्क्रिप्ट में मैंने डाला वो स्क्रिप्ट अच्छी चल रही थी, तो बढ़िया से लाख हो गया. तो पापा से वापस पैसा मांगा, ब्याज से लेकर के पैसा दिया. 2-3 लाख लगाया, 4 लाख, 3.5 लाख लगाया. उसके बाद में पूरा का पूरा डूब गया. उस वक्त मुझे पता चल गया कि अगर फ्यूचर में, उस वक्त ऑप्शन तो था ही नहीं, फ्यूचर ओनली था. तो फ्यूचर में अगर काम करना, लास्ट में क्या, मैं जब मुझे ऐसा लगने लगा, अपने को क्या सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि जब अपने को थोड़ी बहुत कोई भी अंदाज से कैसे भी काम कर लिया, प्रॉफिट आने लगा, तो अपने को मास्टर ये फील्ड के हो गए, ऐसा सीधा लगने लगता है. हाँ, हमारे अलावा ये कोई जानता ही नहीं है. बस मुझे ये इसके बारे में सब जानकारी होने लगी है कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही प्रॉफिट आएगा. तो अपने को क्या भाई, कम पैसे में अगर ज़्यादा काम करने को मिलता है तो कौन नहीं कर सकता. तो सीधा फ्यूचर में लग जाते हैं, ऑप्शन चालू कर देते हैं. वैसे तो उस वक्त ऑप्शन था नहीं, तो फ्यूचर चालू किया. लेकिन फ्यूचर या ऑप्शन वो करने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि फ्यूचर ऑप्शन के लिए प्रॉपर 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप टाइम दे सकते हो तो ही फ्यूचर ऑप्शन करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए. जो भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो लोगों को करना नहीं चाहिए. मैं इससे सलाह दूंगा. उस वक्त मैंने यही किया था, इसलिए ये मेरी गलती थी. अभी ये बाकी उसके बाद में ये 15 साल से मैंने टेक्सटाइल का वो किया मेरा पार्टनर्स के साथ में मिल करके. अब मेरा वेल एंड गुड चल रहा है. तो वहाँ से मैं टाइम निकाल करके ये कर रहा हूँ. तो सुबह से 9 बजे से शाम को 4 बजे तक यही फील्ड में रहता हूँ. और 4 बजे के बाद मैं वापस में उसमें जाता हूँ, मेरा जो टेक्सटाइल का है उसमें. मीन्स आपका ये कहना है कि अगर आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप प्रॉपर टाइम दे सकते हो, तभी आपको
कि फ्यूचर्स में फ्यूचर ऑप्शन करना चाहिए, बाकी आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो में और क्या क्या आप मैनेज करते हो? पोर्टफोलियो में देखो अभी मेरे पास लगभग मिनिमम 40-45 लाख का पोर्टफोलियो है। ओके, हाँ, तो उसमें मेरे पास कुछ-कुछ थियरी होती है, बाकी जो यहाँ से टेक्निकल है, फंडामेंटली है, वो सब चीज़ें सीखते हैं हम लोग। उसके बाद सैटरडे, संडे में उसके पीछे रिसर्च करता हूँ। रिसर्च के बाद में जब मुझे वो मिलता है, ये स्टॉक में मुझे एंट्री करनी चाहिए, वो स्टॉक में हम एंट्री करते हैं। हाँ, मैडम एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैडम से मैं जब मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले मेरा 20-25 लाख का मेरा पोर्टफोलियो था। धीरे-धीरे इन्वेस्ट करता गया। हालाँकि वो टाइम भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि कोरोना के बाद में जैसे मार्केट ने उछाल लिया था, उसके बाद में वापस नीचे गिर रही थी। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप क्या चीज़ होती है कि वो जल्दी से रिटर्न भी देती है और जल्दी से नुकसान पे भी चली जाती है। तो लार्ज कैप होता है, वो जल्दी से मुनाफ़ा भी नहीं देती है, साल का 12-15% दे देती है, उसके नुकसान भी उतना ही आता है। तो अपने को जल्दी कमाने के लिए हम मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी आदमी होता है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हमने, तब मुझे ये मालूम नहीं था, किसी से ज्ञान मिल गया, यूट्यूब देख लिया, कहीं से भी कुछ भी मालूम हो गया, इस स्क्रिप्ट में लेना चाहिए, ये करना चाहिए, या तो अपने दिमाग से आया कि ये करना चाहिए, तो सीधा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद में जब यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया, 2-3 महीने का ट्रेनिंग का कोर्स हुआ, उसके बाद में अपने को जानकारी होने लगी कि भाई ये स्टॉक में प्रॉपर अलग-अलग सेक्टर आते हैं, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो कौन से सेक्टर में कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट कर लेना चाहिए, कौन से सेक्टर में बने रहना चाहिए, किस में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, तब तक मुझे वो जानकारी नहीं थी। मैं बस है तो ठीक है, लिया तो अपने किसी ने बता दिया, ले लिया, बाकी ऐसे ही चलता था। मतलब नसीब के ऊपर चलते थे। हाँ, थोड़ा नसीब के ऊपर, थोड़ा बहुत क्या कि जानकारी किसी से मिल गई कि ये लेना चाहिए तो हाँ, लेने के लिए तो उसने जानकारी दी है अपने को, वो ले लिया। लेकिन कितने टाइम के दिया है, कितना पीरियड तक रखना है, वो तो अपने को जानकारी लिया ही नहीं। उसके पहले साल भर के लिए अगर माइनस में, अरे ये तो नुकसान कर रहा है, बेच दो, ऐसा ही लगने लगता है। और कोई प्रॉफिट आता है, 10-15% प्रॉफिट मिला, अरे इसमें 15% मिल गया, 15 दिन में मिल गया, महीने भर में मिल गया, चलो निकाल देते। लेकिन और कितना लंबा चलने वाला तो वो तो देखते ही नहीं है। प्रॉफिट 15-20% में निकल जाते हैं, लॉस 40-50% तक होल्ड करते, बाद में लॉस में से निकल जाते हैं। तो अपना पोर्टफोलियो नहीं लंबा खींचता है। उसके बाद में मैंने ये तय किया, उसके बाद जब ये यहाँ से सीखा, उसके बाद में मैंने पोर्टफोलियो मेरा पूरा चेक किया, मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, इसमें से कौन कौन से रखने लायक है, कौन कौन से निकालने लायक है। मैडम से डिस्कस करके, उसके सामने बैठ करके, उसके सामने मेरा मैं अकाउंट खोल करके उसमें से निकालता गया। जो भी मुझे लगा कि अच्छा है वो रखा, बाकी सब निकाल दिया। जैसे कि भाई फार्मा सेक्टर है, तो फार्मा सेक्टर कोई जैसे कोरोना जैसी बीमारी आ गई, मतलब ये मानसून का सीजन है, जब बीमारियां फैलती है, वैसे टाइप का कुछ भी रहता है, तो फार्मा में एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी 2-4 महीने रुको, 6 महीना रुको, मैक्सिमम साल भर के लिए। उसके ज़्यादा फार्मा में नहीं रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए। वो चीज़ अपने को पहले मालूम नहीं थी, अपने को लगा कि भाई ये सिप्ला कंपनी अच्छी है तो चलो डाल दिया, सन फार्मा अच्छा है तो डाल दिया, रखने का छोड़ दो ऐसा। जैसे एक बार मुझे ये मैसेज मिला कि राकेश झुनझुनवाला के पास ये जुबिलेंट फार्मोवा है, तो भाई ये इतना बड़ा आदमी होकर के रखता है तो अपने को क्यों नहीं रखना चाहिए, कंपनी अच्छा ही होगा। और मेरा कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट था, वहाँ से भी वो आया, बोला ये कुछ 700-750 रुपया चल रहा था, बोला इसको 1200 रुपया जाने वाला है, ले लो। और मैंने चेक किया तो पोर्टफोलियो में राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी था। अब इंडिया का वो वारन बफेट माना जाता है, उसके पोर्टफोलियो में तो अपने को तो दिक्कत नहीं है। एंट्री किया, 100 रुपया 150 रुपया बढ़ा, अपने को लगा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, चलो ऊपर तो जाने वाला, निकल गया। 50 रुपया नीचे है, वापस एंट्री किया, वापस 100 रुपया चला, वापस निकल गए, वापस 50-60 रुपया नीचे है, वापस एंट्री किया। 2-3 बार एंट्री किया, बाद में 950 के रूप में रुपये में ले लिया, एंट्री कर लिया। उसके बाद में गिर करके अभी 300 रुपया हो गया, वापस थोड़ा 100-150 का रिकवर हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे था तब मुझे पता चला कि भाई ये फार्मा है, अभी फार्मा का ये कोरोना का काल चला गया है, अब इसमें रख करके कोई फायदा नहीं है। मार्केट की जो सिचुएशन है वो भी अफेक्ट करती है। हाँ, उसी तरह से जैसे जाइडस लाइफ साइंस है, अब उसका नाम उस वक्त कैडिला हेल्थ केयर था। अब कैडिला था उस वक्त, क्या ये कोरोना की वो जो वैक्सीन आने वाली थी, ये 2 जगह से वो मोदी साहब ने सभी जगह वो किया था, विजिट किया था। उस वक्त वो लोगों ने भी बोला कि हमारा वो कुछ उसका अलग कोई वैक्सीन आने वाला था, वो इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। तो अपने को लगा कि भाई ये वैक्सीन इसकी अच्छी आने वाली, तो ये पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, रख लेना चाहिए। लिया, 650 रुपये के आसपास में कुछ एंट्री हमने किया। उसके बाद में थोड़ा बहुत चला भी, 25-50-100 रुपया। अपने को लगा भाई ये वैक्सीन में अच्छी कमाई करने वाला, 2 से कम 2 उसका तिमाही तो अच्छा जाएगा ही, तो 6 महीने बाद में निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वो लोग प्रोडक्शन नहीं दे पाए। उससे पहले गवर्नमेंट ने वो जो 2 अपने यहाँ पे वैक्सीन चल रहे थे, उसके बाद में वो रसिया की स्पुतनिक को और ये अमेरिका की अपना फाइजर को एंट्री दे दिया।
तो वहाँ का व्यवहार रह गया, वो प्रोडक्शन में आ नहीं पाया, तो उसका मतलब शेयर गिरने लगा, वो भी 300 350 आ गया। वापिस अभी जा करके थोड़ा रिकवर हुआ और अभी रेट पे भी आ गया। अपने को मतलब ऐसा सीखते हैं तो अपने को जानकारी मिलती है कि किस में रहना चाहिए, किस में नहीं रहना चाहिए, कब तक रहना चाहिए, सभी वो। लेकिन वो क्या है कि भई वो यूट्यूब देख करके कोई फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, वैसे जानकारी थी। प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, तो प्रॉपर एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए? लगभग मैं सूरत में कम से कम 7-8 जगह पे गया होगा। सभी जगह जैसे क्लासेस चलते हैं, वहाँ पे गया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे काफ़ी लोगों को पता होगा यहाँ पे जैनम का वो डेल्टा करके जो चल रहा है, उसमें मुझे जाना था, तो मुझे कैसे क्या करना चाहिए, कुछ इसके लिए सभी जगह गया। लास्ट में मुझे जब ये मैडम का कतारगाम जो क्लासेस है वहाँ पे मैं गया, ये तो बाद में यहाँ पे चालू हुआ, तो वहाँ पे मैं गया, तो सभी जगह जो गए थे वो सब क्या, जैसे वो क्लासेस है पैसे कमाने की, मतलब वो है ना, उसी टाइप का सबका बिहेवियर था। छोटा-छोटा बता देते, ऐसे-ऐसे हम करेंगे, आप पैसा भरो, थोड़ा आधा फीस भर दो, उसके बाद में हम आपको जानकारी दे सकते हैं कि भाई हमको कैसे सिखाएँगे, क्या सिखाएँगे। बेसिक आपको उससे पहले नहीं बताते कि हम इसमें क्या-क्या बताएँगे। लेकिन मैडम के पास गया तो लगभग कम से कम आधा घंटा तो हमारा इंटरव्यू चला। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, और वो क्या हमको सिखाने वाले हैं, कैसे-कैसे उसका वो मतलब रहेगा। तो शुरुआत में तो अपना क्या एक ये आदमी लोगों का एक ये होता है ना कि भाई लेडीज़ है, ये शेयर बाज़ार में, उसके पास कितना नॉलेज होगा, ये कितना हमको समझाएगी, सिखाएगी, यस, यस। उसके पास तो कितना नॉलेज होगा। शुरुआत में यही लगता है, लेकिन जब उसके पास गया, आधा घंटा बैठ करके मैंने किया, उसके बाद मुझे लगा कि भई ये जो 5-7 जगह पे जा कर के आया हूँ, वो सभी से तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। कम से कम सप्ताह भर का ट्रेनिंग तो लूँ, क्या लग रहा है। ठीक लगेगा तो आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन मैंने कम से कम लगभग 6 महीने का कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट वहाँ पे किया। ओके, फाइन, ग्रेट। मतलब किसी को देख के कुछ जज नहीं करना नहीं, चाहिए। हाँ, पक्का। ओके, उसको उसके पास नॉलेज कितना है, वो अपने को परखना है, वो नॉलेज, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से मेरे पास तो कुछ नॉलेज तो था ही, तो नॉलेज परखने में मुझे टाइम नहीं लगा कि भई इसका नॉलेज की मतलब कैपेसिटी क्या है, कि कहाँ तक सिखा सकते हैं। बाकी तो देखो, ये अब्दुल कलाम वैज्ञानिक हो गए, कि अभी जो भी वैज्ञानिक है, मतलब कोई अब बड़े-बड़े डॉक्टर्स हो गए, तो वो जहाँ पे पहुँचे हैं, उसको सिखाने वाला थोड़ी उससे ऊपर है। अब अगर कलाम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसने जहाँ से भी ज्ञान लिया होगा, जहाँ से भी सीखे होंगे, वो उससे ऊपर तो नहीं है। कोई बड़े-बड़े डॉक्टर है, मतलब सूरत के कोई टॉप लिस्ट डॉक्टर होंगे, बॉम्बे कोई बड़ी-बड़ी सर्जरी के डॉक्टर होंगे, तो वो जहाँ से मतलब डॉक्टरी किया है, जहाँ से सीखे, इसका मतलब ये तो नहीं है वो जहाँ से सीखे उसके ऊपर ही है। मतलब स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो गुरु से ऊपर नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन वो क्या होता है कि भाई वो सिखाएँगे, उसके बाद में अपने को कंटिन्यू करना है कि इसमें अपने को क्या जो सिखाया है उसमें से क्या हमको लेना है, क्या हमारे अपना जो मतलब ये कितना पैसा अपने पास है, कि कितना पैसा लगाना है ये फील्ड की अगर बात करूँ तो उसके ऊपर से अपने को उसमें तो सब स्ट्रैटेजी अपने को सिखाएँगे। सब ये लॉन्ग का बताएँगे, शॉर्ट का बताएँगे, फ्यूचर के लिए बताएँगे, पोर्टफोलियो के लिए बताएँगे। अपने को कौन सा शूट करता है वो अपने को तय करना है, उसमें हम आगे बढ़ो। यहाँ पे तो सब कुछ किताब में आता है, जैसे पढ़ते हैं हम, पढ़ाई करते हैं, किताब में आता है, वो तो हमने सीख लिया उस वक़्त। जैसे मैथ्स की, इसमें तो ये फील्ड में मैथ्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मैथ्स पावरफुल होना चाहिए, बाकी आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तो चलेगा। मैथ्स पावरफुल होना, अब स्कूल में ना मैथ्स सीखा, उसके बाद में हम यहाँ पे अपने तरीके से यहाँ पे वो फील्ड वो करना पड़ता है। शेयर बाज़ार तो अपना पढ़ाई करने में तो नहीं आया। हाँ, कॉलेज में वो आप अगर कॉमर्स वाला फील्ड लेते हो तो आता है, थोड़ा बहुत समझ लो, लेकिन उससे पहले तक तो नहीं आता है। काफ़ी लोग 8, 9, 10 पढ़ाई किया होगा, जैसे मैंने खुद ने 10 पढ़ाई की है, तो 10 तक नहीं आता था कुछ। लेकिन ये अगर वो करना है तो अपने को तो सीख के ही आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ जो क्लासेस में जो भी सिखाया जाता है, उसको आगे कंटिन्यू करके उसके डिप्लॉय करके उसमें से कैसे धन निकाला जाता है, वो अपने को करना पड़ता है। अगर वो स्ट्रेटेजी 1000 होती है, किसको कौन से सूट करती है, वो खुद तय करना होता है। एग्जैक्टली, मतलब यहाँ से आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है, फिर हमें हमारी कैपेसिटी, हमारा नेचर कैसा है, वो देख के उस हिसाब से हमें डिसीजन हमें लेना है। ये साल भर के अंदर समझ लो कि यहाँ से जो भी हमको स्ट्रेटेजी सिखाई होगी, सब स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करते हैं। जैसे अभी एक ऑप्स्ट्रा करके साइट आती है, मतलब ऐसे स्टॉक मॉक भी आता है, काफ़ी कुछ आता है, उसमें बैक टेस्टिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो स्ट्रेटेजी अपने को सिखाई, वो स्ट्रेटेजी उसमें डालो, बैक टेस्टिंग कर लो। थोड़ा पैसा लगता है, खर्चा होता है, लेकिन नुकसान करने से अच्छा है कि पहले बैक टेस्टिंग कर ले अपनी स्ट्रेटेजी को। तो वहाँ पे आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करके आप बैक टेस्टिंग कर लो। बैक टेस्टिंग से वो पता चल जाएगा कि मुझे जो करना है उसके लिए स्ट्रेटेजी ठीक है कि नहीं है। कोई स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि कोई लॉन्ग में ही चलती है, कोई स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि शॉर्ट में ही चलती है, कोई न्यूट्रल मार्केट में काम देती है, कोई हाई विक्स में काम देती है, कोई लो विक्स में काम देती है। तो उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी अपने को तय करना होता है। अभी कैसा विक्स चल रहा है, तो अभी कौन सी स्ट्रेटेजी चलेगी, अभी मुझे क्या करना चाहिए, वो अपने ऊपर रहता है। सिखाने के लिए तो वो सब कुछ सिखाएंगे।
ओके, तो स्टॉक मार्केट की फील्ड में आपका ऐसा कोई किस्सा हो जो आपको याद है और आप वो शेयर करना चाहते हो? वैसे अभी ऐसा कुछ समझो तो खास ऐसा कुछ हुआ नहीं कोई है। भी ऐसा कोई जहाँ पे आपको एकदम से फाइट आपने आपका मतलब बोलते हैं ना कैलकुलेशन आपने बोला ना कि एक मैथ्स है, मैथ्स सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो कोई ऐसी कैलकुलेशन जो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बहुत- सही हो गई या एक्सपेक्टेशन के ज्यादा डाउन हो गई, हम्म। कोई भी ऐसा ही किस्सा? देखो अभी ये जैसे ये अदानी का वो जो फर्स्ट टाइम न्यूज आया 3-4 महीने पहले, 4-5 महीना हो गया, अ, अचानक से सडन से मार्केट में, जैसे वो बजट का टाइम मेरे ख्याल से था, तो उसी दिन मैंने क्या कि आयरन फ्लाई बनाया हुआ था, ऑप्शन में आयरन फ्लाई मैंने डिप्लॉय किया था। आयरन फ्लाई की स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से बराबर थी। अब दोपहर को मुझे एक मेरा फिक्स मैंने था कि ये पोजीशन जाएगा तो मुझे मेरी पोजीशन चेंज करना है, तो उसमें एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट के लिए मेरा पैरामीटर फिक्स था, मुझे कितने बजे करना है, कैसा करना है, दिन में अगर ये रेंज क्रॉस करे तो क्या करना है, दिन में अगर ऐसा करे तो क्या करना है। लेकिन उस दिन मैंने क्या किया है, अब दोपहर का टाइम था, मुझे खाना खाने जाना था। अब मैं जो सबसे शुरुआत में बोला ना, वो ये चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। मार्केट के सामने आप बैठे रहते हो तो आप कुछ ना कुछ कर पाते हो, नहीं तो कुछ नहीं कर पाते। अब उस वक्त मुझे खाने खाना जाना था, मार्केट एकदम वो बजट का दिन था, मेरे ख्याल से शायद वही दिन था, ऊपर जा रही थी। अचानक से फ्लैश आने लगी ऊपर की साइड में, लगभग कम से कम 800,000 पॉइंट चल गया, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 800,000 पॉइंट चल गया। अब मेरी पोजीशन खड़ी थी, अब मुझे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा एडजस्टमेंट एकदम नज़दीक आ रहा था। मैंने सोचा अभी और ऊपर जाएगा तो ज़्यादा लॉस दिखेगा, अभी मैं एडजस्टमेंट करके ही खाना खाने जाऊँ। तो मैं एडजस्टमेंट कर लिया और खाना खाने गया। अब छोड़ देता तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से जो मैंने तय किया था उसके हिसाब से मेरा ऐसा होता है, शाम को 3-3:15 बजे देखना है मेरी पोजीशन क्या है, आउट है तो मुझे एडजस्ट करना है, नहीं आउट है तो नहीं करना है। लेकिन दिमाग में उस दिन क्या आया, खाना खाने जाना था, दोपहर को 12:30-1 बज गया था, एडजस्टमेंट करके गया ऊपर की साइड का, मार्केट ऊपर जा रही थी। अचानक ये कुछ अदानी का न्यूज़ आ गया, कुछ सडन फॉल आ गया एकदम नीचे, ऊपर से 2000 पॉइंट नीचे गिर गया था बैंक निफ्टी उस दिन, मतलब 1000 पॉइंट नीचे चला गया। अब नीचे का एडजस्टमेंट आ गया 2000 पॉइंट के लिए, अब नीचे एडजस्टमेंट किया, वापस वहाँ से मार्केट रिकवर हो गया थोड़ा बहुत, मतलब सेंटर में आ गया। अब लास्ट में मुझे ये वो कि मतलब समझ में आया कि अगर मैंने तय यही किया था कि 3:15 बजे मुझे तय करना है, 3 से 3:15 बजे, कि अगर मेरा आउट है तो ही मुझे एडजस्ट करना है, फिर मैंने दिन में किया क्यों? अगर नहीं करता तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दूसरे दिन मैं प्रॉफिट में रहता। लेकिन ये दोनों साइड एडजस्टमेंट किया तो उसी दिन मेरा लगभग 1,80,90,000 का लॉस चला गया था। मैंने पोजीशन काटी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसको रिकवर कर पाऊंगा। सप्ताह भर के लिए आयरन फ्लाई मैंने वो कंटिन्यू किया, उसके बाद में 1,80,000 का था, लगभग 40-50,000 लॉस में मैंने वो काट लिया फिर। लेकिन उस वक्त में अगर उसी दिन अगर मैं ऐसा मतलब डर के मारे या मुझे मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया समझ करके काट देता तो मैं वो 1.25 लाख रुपया रिकवर नहीं कर पाता। अपने को अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा है तो खड़े रहना चाहिए, नहीं भरोसा है तो काट दो। बिल्कुल। ओके, तो आपकी ये ओवरऑल जर्नी में मतलब आपने जितनी भी बात बताई उसमें मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग आपको जो मिली है उसका भी एक हिस्सा है कि हाँ उसकी वजह से भी आप एक डिसीजन लेने में आप कामयाब हो रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने जो ट्रेनर है उसके लिए अगर कुछ 2 शब्द अगर बोलना चाहते हो तो अभी वैसे थोड़ी देर पहले जो बोलता है वो ट्रेनर के बारे में ही बताया, उसी के बदौलत तो है ये सब कुछ, जो भी सीखा जो भी किया वो सब वहाँ से ही है। दूसरा ये कहूँगा, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग 2 चीज़ आती है। बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हो, सेलिंग करके भी कमा सकते हो। तेजी करना है तो कॉल बाय करो या पुट शॉर्ट करो, दोनों एक ही चीज़ हुई। मंदी करना है तो पुट बाय करो, कॉल शॉर्ट कर लो, दोनों एक ही चीज़ होती है। लेकिन ये कॉल पुट में जो भी कर रहे हैं, देखा है मार्केट, वो सबको पता है। जो भी नया है या तो जिसने मार्केट का अनुभव नहीं है वो लोगों को पता नहीं होगा कि ये इसमें थीटा जो आता है डेली टाइम डिके होता है, टाइम डिके के हिसाब से लास्ट दिन पे वो 0 ही होने वाला होता है। तो अगर आपको पक्का पता है कि मार्केट यही डायरेक्शन में जाएगा और इतने टाइम पीरियड में जाएगा, इतना आपको परफेक्ट अगर पता है तो ही आपको बाई करना चाहिए ऑप्शन, वरना आपको ऑप्शन बाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बायर जो है ना वो एक ही बार पैसा कमाता है, उसकी डायरेक्शन में मार्केट आया तो ही पैसा कमाता है, और सेलर 2 जगह पे पैसा कमाता है। मार्केट जो सोच के जो उसने शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया है या पुट शॉर्ट किया है, वो समझ के जो किया है वो डायरेक्शन में आएगा तो भी पैसा कमाएगा। अगर मार्केट कहीं नहीं जाएगा, साइडवेज चलेगा तो भी वो पैसा कमाएगा, वो दोनों जगह से कमाएगा। हाँ, बायर को पैसा कम लगता है, वो 10,000 से भी काम चालू कर सकते हैं, 15,000 20,000 से भी काम चालू कर सकते हैं, और शॉर्ट करने के लिए कम से कम 1,00,000 2 लाख रुपए के आपके पास फंड होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉफिट का वो ज़्यादा रहता है, इसलिए जो नए हैं, जिसको मतलब पढ़ाई करके सीधा आए हैं,
घर से छोटी अमाउंट मिल रही है, तो पहले उसको पोर्टफोलियो से सीखना चाहिए कुछ भी, या तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन मैं उसको ये रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि उसको बाइंग करके करना चाहिए। प्रॉपर आपको पैसा लगे तो पहले पेपर ट्रेडिंग चालू करो। काफ़ी ऐसी मतलब ये साइट आपको मिल जाती है, वहाँ पे आप रियली जैसे ट्रेड बार डालते हो वैसा ही फीलिंग मिलता है, उससे आप तय कर सकते हो बाइंग में मेरा प्रॉपर मेरे को पकड़ है मेरी, तो ही आप बाइंग में जाओ, नहीं तो बाइंग में नहीं जाना चाहिए। बाइंग वाला क्या 50-50 हज़ार लाख रुपया लेकर के आएंगे, तो थोड़ी देर रुकेंगे, नहीं चलेगा, लॉस आना चालू तुरंत हो जाएगा उसमें। और लॉस डेली थोड़ा बहुत करवाते मनी जीरो करेंगे, वापस मनी लाएंगे, वापस जीरो करेंगे। अब कई लोगों की ऐसी साइकोलॉजी भी होती है कि मैं जहाँ पे भी इन्वेस्ट करती हूँ वो मार्केट उल्टी दिशा में ही जाने लगता है। ऐसे कई लोगों की माइंडसेट साइकोलॉजी होती है, तो उसके बारे में आपका क्या? देखो, ऐसा एक्चुअली होता तो नहीं है, लेकिन हम क्या होता है, कभी जो ये टेक्निकल लेवल हमने सीखे होते हैं तो ऐसा होता नहीं है। कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरा एक व्यापारी है, वो डेली उसके 2-4 दोस्त है, जो भी है तमिलनाडु साइड के हैं, तो उसी से उसको डेली टिप्स मिलती रहती है, ये शेयर बाई करो, ये शेयर बाई करो, ये शेयर बाई करो। वो डेली मुझे मिलता है, भावेश भाई देखो तो ये 2-3 मेरे पास स्क्रिप आई है, तो क्या करना चाहिए। अब मैं फैक्ट बात बताऊँ, उसके पास से जो भी स्क्रिप आती है ना, वो लगभग 25-50% एक साथ में चल गई होती है ना, वैसे स्क्रिप लेकर के आते हैं। मतलब सब लोगों ने ये ऐसा कब होता है, कोई शेयर के पीछे, खास करके छोटे स्मॉल कैप मिड कैप में ही ऐसा होता है खास करके, तो एक हवा बनी होती है कि आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। छोटे-छोटे लोगों को बहुत इसमें होता है, और उसके बाद में जब एक ये लेवल पे पहुँच जाता है, तो जो छूट गए ना, वो लोगों को लगता है अरे मैं तो ये छूट गया, इतना अभी इतना चल गया। और टारगेट तो बड़े-बड़े देते हैं कि ₹100 का शेयर 300 हो गया है, अभी इसका टारगेट ₹800 का है। तो लगता है कि चलो ₹200 गया तो कोई बात नहीं, अभी 300 तो है, 300 में डाल दो। हम 800 तक तो जाने वाला, 800 नहीं जाएगा कोई बात नहीं, 500-600 तो जाएगा, निकाल लेंगे। लेकिन वो टाइम आता है जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर है ना, उसको माल खाली करने का, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए प्रॉपर उसका लेवल देखो, कहाँ लेवल, कौन से लेवल से आपको एंट्री करनी चाहिए। प्रॉपर लेवल पे आप एंट्री करोगे, हो सकता है आप जिस लेवल से एंट्री की वहाँ से 5%, 10%, 20% भी गिर जाए, लेकिन अच्छी स्क्रिप होएगी। उसका अगर आपने उसका रिजल्ट वगैरह जो सब आता है, वो सब आपने उसका मतलब पूरा बैकग्राउंड सब चेक किया होगा, तो 2 महीने 4 महीने बाद भी आपको प्रॉफिट में ला करके देगी। जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक की शुरुआत में मैंने बताया था, वो उसकी बात करूँ, मैंने 48 रुपीज़ में एंट्री किया था, ठीक है। उसके बाद में वो 66-65 तक गया, वहाँ से वापस 53 में मैंने दोबारा एंट्री किया, वहाँ से गिरने लगा। मैंने 1-2 जने को और 45 से 50 की रेंज में एंट्री करवाई, तो वो गिरते गिरते 30 रुपये के आसपास चला गया। लोग बोलने लगे यार तो ये ऊपर जाएगा बोल रहा था, अभी तो ये इतना है। मैं बोला अगर आप में हिम्मत है तो 30 रुपये के रेट में अगर यहाँ से जाएगा तो 2-5 रुपये नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। जितना पैसा डाल दो, ये बहुत जल्द ही पैसा आपको कमा के देगा। जो ये अगर कोई देखता होगा तो उसको पता होगा। अब ये साल भर भी नहीं हुआ, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर 100 रुपये टच कर लिया है। मतलब ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, मैंने वो देखा। अब मैंने कुछ 4,200 के आसपास मैंने एंट्री किया। अब एंट्री किया वहाँ से गिरने लगा। लेकिन पहले मेरे ध्यान में वो स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन मैंने जब लिया तब मैंने सोच के ही लिया था। अब मेरे को जो फंड डालना था, कोई स्क्रिप्ट अगर आपको ऐसा लगे ना, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो करना है तो, कि जो स्क्रिप्ट आपके ध्यान में आती है ना, अब यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी वो पता नहीं है, उसका एक शेयर 2 शेयर ऐसा ले लो पोर्टफोलियो में सामने रहेगा ना, आपका ध्यान जाएगा। वो 10% टूट जाए, 20% टूट जाए, तब आपको क्वांटिटी ले लो जब आपको लेना है। अब डिक्सन में भी मैंने ऐसा ही किया। मुझे जितना इन्वेस्ट करना था उसका 1/3 हिस्सा ही मैंने इन्वेस्ट किया। मुझे पता था कि अच्छा स्क्रिप्ट है, मेरे ध्यान में रहेगा, ध्यान में नहीं, नज़र के सामने नहीं रहेगा तो मैं चूक जाऊँगा। तो वहाँ से 4100-4200 रुपये के आसपास मैंने एंट्री किया, वहाँ से गिरने लगा, 3500 पे आया, मैंने फिर उसमें एवरेज किया, 2700 तक आया, मैंने फिर वापस तीसरी बार एंट्री किया, काफ़ी अच्छा उसमें पैसा डाल दिया। अब वहाँ से सडन स्पाइक उसका ऊपर का चालू हुआ, अभी 5200-5300 पे है। अब उसका मेरा एवरेज हुआ था 3500-3600 का एवरेज हो गया था। मतलब ऐसा होता है, हम ऐसा नहीं क्या बोलते कि जहाँ से सब लोगों, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि जहाँ पे मार्केट है वहाँ से गिरने लगता है, लेकिन अब प्रॉपर लेसन नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, उसके लिए अपने को ऐसा लगता है कि वहाँ से वो गिर नहीं लगता है। या तो सब लोग जब बोलते हैं ये सब लोगों की नज़र में आता है ना, तब हम एंट्री करते हैं, तब तो सब लोगों को वो जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर है उसको निकलने का टाइम होता है, इसलिए वहाँ से गिरने ही वाला है। एंट्री वहाँ पे करनी चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट, उसका रिजल्ट देख लो, उसका प्रमोटर कौन है, क्या है उसका मतलब FII इसमें कितना है, DII कितना है, प्रमोटर का हिस्सा कितना है, गिरवी है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देख करके उसमें अगर आप एंट्री करते हो, कोई भी अगर एंट्री करता है, तो वहाँ से उसका लॉस होने का चांस बहुत कम है।
थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीने के लिए अगर गए, आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए ऐसा नज़रिया है, तो आप होल्ड कीजिए ना, आप उसको भूल जाइए पैसा डाल करके। वो आपको 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना भी करके देगा अगर ये स्मॉल कैप, मिड कैप का शेयर होगा तो। तो अभी हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ यहाँ पे है दीप प्रजापति। तो उनकी जर्नी क्या है, उन्होंने ये फील्ड में क्या प्रॉफिट किया है, क्या गेन किया है, क्या अर्न किया है, क्या लर्न किया है, उनका पूरा एक्सपीरियंस हम उनके पास से ही सुनेंगे। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए दीप भाई। हेलो मैम, मेरा नाम दीप प्रजापति है। मैंने स्टॉक मार्केट का 2021 के बाद मैंने ज्वाइन किया है। 1.5 साल हो गया मेरे को। 1 साल मेरा रिलेटिव है एक, जो पूना गांव में है। उनका परिस्थिति बहुत ख़राब था, वो शेयर मार्केट में बहुत अभी अच्छा है। तो उनसे मेरे को लगा ये सब फेक होगा, ऐसा होगा। बाद में मैंने भी ट्रेडिंग चालू किया निफ्टी, बैंक निफ्टी में। 2-3 दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हो गया था। तो और एक्सपायरी था और मेरे को मालूम नहीं था, और सीधा 2 दिन में जो हुआ था प्रॉफिट, उसका 25,000 का लॉस हो गया था स्टार्टिंग में, पहले वीक में। मेरे को घर पे नहीं बताया था मैंने, और कुछ भी नहीं, अंडर प्रेशर में आ गया था मैं थोड़ा। बाद में थोड़ा मैंने गिव अप कर दिया उसको। मेरा पापा का लारी का स्टॉल है दाबेली का, वो चलता है। तो मैंने और भी थोड़ा रिस्क लिया और फिर से काम करने लगा मैं। बाद में काम करने लगा और 6 महीना हो गया, तो थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन ओवर ट्रेडिंग बहुत हो जाता था मेरे को। बाद में मैंने ट्रेड बुक चेक किया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को लॉस तो नहीं था, लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। और बाद में मेरा 50,000 का टोटल लॉस हो गया। मैंने गिव अप कर दिया और 6 महीना और मैंने छोड़ दिया करना। बाद में अचानक से अंदर से आवाज़ आया कि नहीं, करते हैं स्टॉक मार्केट में, पैसा बनाना मुमकिन है, लाइफ बनाना मुमकिन है। बाद में मैंने पापा को किया कि चलो मैं एक क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, बाद में मैं अच्छा लाइफ बनाना हो तो एक सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि सीखने के बिना नहीं हो सकता है ये चीज़। मैंने ये सीख लिया अंदर। ये 1.5 साल मैंने ऐसे ही गवा दिए, वो मेरा भूल था, लेकिन पहले ही सीख लिया होता तो ये सब नहीं होता। बाद में एक जगह जाया था, 2-3 जगह पूछ के आया मैं। जैसे भाई ने बताया, भंसारी मैम ने बहुत 1 घंटा हो गया था, मैंने इंटरव्यू किया। बाद में मैंने ज्वाइन कर लिया, अच्छा हुआ। तो उसमें क्या, मेरा तो ओवर ट्रेडिंग और कम हो गया। वो जो बेसिक कोर्स चल रहा था मेरा, तो उसमें से सब लेवल मेरे को मालूम ही नहीं थे पहले कि कैसे मार्केट में वर्क करते, नहीं वर्क करते, सपोर्ट, ट्रेड लाइन, रेजिस्टेंस, वो सब मैंने बेसिक कोर्स में सीख लिया। बाद में इस केतन सर ने एडवांस कोर्स के लिए मैं आया था इधर, तो अच्छा लाइफ चेंजिंग मोमेंट में बोल सकता हूँ मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट था। जो कैंडल स्टिक के कैसे शुरू होती है, वो बेसिक कोर्स में तो सीख लेते भाई। जब सर ने लाइव बताया तो बहुत ही अच्छा लगा, और उसके बाद तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सुधर गया। अभी मैं उसको ही फॉलो करूँगा मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। मतलब आपका ये मानना है कि किसी भी चीज को करने के लिए उसकी एक प्रॉपर और अच्छी गाइडेंस, ट्रेनिंग, लर्निंग होनी बहुत जरूरी है, और वो आपको यहाँ से मिल गई। हाँ, यहाँ से मिल गई। ओके, तो आपको ये क्लासेस के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली? गूगल पे सर्च किया था, 2-3 जगह जाके आया था, बाद में इधर आया तो पापा को भी दूसरी बार लेके आया, तो सबको अच्छा लगा, इसलिए गूगल से मैंने रेफरेंस लिया था। ओके, मतलब आपका ये एक्सपीरियंस है। आपकी बातों से मैं ये मान सकती हूँ कि आपका ये मानना है कि सक्सेस होने से पहले और फेलर तो देखना ही पड़ता है सक्सेस। तो आपके फैमिली का सपोर्ट इसके अंदर कितना है? सपोर्ट तो है, लेकिन वो क्या, मम्मी को भी थोड़ा ऐसा लगता है, पापा को, लेकिन मेरे को भी विश्वास हो गया कि मैं कर लूँगा ऐसे से। मेरे को ये शेयर मार्केट में लाइफ बनना है, वो मेरा गोल है अभी। मेरे मैम को भी जब भी मैं पहली बार आया था तभी मैम को मैंने बताया था। ओके, और बेसिकली आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा 12th कॉलेज ड्रॉप आउट है, 12th पास किया था। हाँ, कॉलेज ड्रॉप आउट है। बाद में मेरे घर पे थोड़ा सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। बाद में मैं 4 साल स्टॉल पे ही लग गया था, सोचता रहा था इसमें ये चालू किया ट्रेडिंग का। बाद में ऐसा लगा कि चलो स्टॉक मार्केट में चलते, तो थोड़ा लॉस हो गया। बाद में मैंने गिव अप कर दिया, अभी फिर से उठ गया हूँ मैं और ये सब सीखने आ गया। बाद में मैम से कांटेक्ट किया, ये लर्निंग ट्रेडिंग वेलोसिटी ट्रेडिंग एकेडमी ज्वाइन की। बाद में अभी अनुभव तो आप ये
फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट हाँ, टाइम? जैसे भाई ने बताया कि मैं पूरा दिन मार्केट के सामने बैठा रहता हूँ। अगर मेरा दोपहर को हो जाता तो दोपहर को मैं निकल जाता हूँ, बाद में नहीं करता। जब तक आप स्क्रीन के सामने रहोगे तो ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे, नहीं अदरवाइज वो दुर्घटना हाँ, घटी ऐसा हो जाएगा। मेरे साथ वैसा ही होता था। जब भी यहाँ पे चालू नहीं किया था तो क्या मैं काम में लगा रहता था, क्या ऑप्शन छोड़ देता था, कॉल बाय कर लेता था, पुट बाय कर लेता था। तो वो चीज़ हो ही नहीं सकती स्क्रीन के बिना, और हो ही नहीं सकता है, कॉल पुट हो ही नहीं सकता स्क्रीन के बिना। तो अभी आपने क्या सोचा है अपना, मतलब ये पूरा कैरियर है, आप यही फील्ड में बनाओगे या फिर क्या? हाँ, यही, क्योंकि मेरा शॉप तो है 4 दाबेली का है मेरा, 4 से 10 मैं पापा के साथ ही रहता हूँ। तो क्या मैं सुबह तो फ्री रहता हूँ, तो अपनी लाइफ बनाने का एक ग्रेट चांस है। मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट में अच्छा है, क्योंकि मेरे को कॉल पुट में मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। तो अभी जैसे मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस को सीख गया हूँ, तो उसमें थोड़ा जो भी आपने सोचा है द परसेंटेज वाइज, तो ही अच्छा रहोगे, प्रॉफिटेबल। तो ये तो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो कि एक प्रॉफिट मिलने के बाद हाँ, निकल जाना निकल जाना है, है। लेकिन क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ पे आपने कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है और सडनली आप डाउन? हाँ हाँ लॉस हो गए? हाँ, नहीं, मैंने एक बार वो कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन किया था, उसमें मेरे को 3,000 का लॉस हो रहा था। वो मार्केट गैप डाउन खुल गया था, और अच्छा था कि मेरे को लगा था कि मार्केट ऊपर खुलेगा, लेकिन कोई जापान का न्यूज़ था, उसका मार्केट 600 पॉइंट गिर गया था। सुबह 9:30 नहीं 8:45 बजे ही गिर गया था 600 पॉइंट जापान का बाजार। तो अपने मार्केट पे उसको असर आई थी, लेकिन अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने लाइफ हाई मारते जा रहे थे, इसलिए मैंने लेके कैरी फॉरवर्ड करके गया था। और वो जो खुला था लगभग 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुला था, वो रिकवर हो गया था मेरा, और 3000 प्रॉफिट में आ गया था मैं। जो भी लॉस था मेरा वो मैंने नहीं लिया था, और मेरे को मालूम था कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा न्यूज़ जी बिजनेस देखता रहता हूँ, उसमें भी बोला था, इसलिए मैंने वो कॉल जो था वो होल्ड किया और निकल गया प्रॉफिट में बाद में। ओके, थैंक यू सो मच दीप भाई फॉर शेयरिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। और आपने जब जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है, जैसे कि हम अभी आपको एज अ गेनर जो बता रहे, आपने स्टार्टिंग में जो अपना 1 लाख से अपना जो काम शुरू किया था, ठीक है, उसके अंदर आपने कैसे कैसे करके गेन किया, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने काम करी, वो आपने एक्सप्लेन किया। तो आप अपने गेन्स के बारे में क्या बताओगे? गेम्स के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा क्या है, मैं एक साथ 4-5 अकाउंट हैंडल करता हूँ, ठीक है, कि सबके एक क्लाइंट है उसका 5 लाख, एक लाख उसका 2 लाख, 7 लाख, मेरा खुद का अकाउंट, ऐसे सब मैं एक साथ में हैंडल करता हूँ। और मेरा जो अचीवमेंट है ना, नेक्स्ट साल के मेरे 1 CR का है, कि मेरा खुद का पर्सनल होल्डिंग 1 करोड़ का तो होगा ही श्योर। ग्रेट ग्रेट। भावेश भाई, आप अपनी जो पास्ट जर्नी है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे कैसे जो अपने गेन्स है उसको अचीव करते गए, लाइक कि आपने जो प्रीवियस मंथ में जितना गेन किया था उससे उसके आगे के मंथ में आपने क्या टारगेट रखा, और क्या वो अचीव कर पाए आप अपने लाइफ में? देखो, मेरा अचीवमेंट मतलब मेरा टारगेट जो अगर देखोगे तो टारगेट तो बहुत मेरा ऊंचा है, टारगेट तो छोटा है ही नहीं पहले से ही मेरा, और अचीवमेंट भी मेरा होते जा रहा है। अभी महीने का समझ लो कि 2-2.5 लाख तक तो पहुंच गए हैं। ओके, शुरुआत में वो कितना था करीबन? शुरुआत में 25-50 हज़ार के आसपास ओके, था। तो करीबन आपने क्या इन्वेस्ट किया होगा अमाउंट अप्रोक्सी? हाँ, अभी 30 से 40 लाख मेरा ये फ्यूचर ऑप्शन में पोर्टफोलियो का, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये 40 लाख के आसपास मेरा पोर्टफोलियो में है, और ये फ्यूचर ऑप्शन के लिए अभी 40 लाख रुपया लगाया हुआ है। एक्चुअली पिछले महीने थोड़ा मेरा अलग एक ऑफिस करने का प्लानिंग था, तो अभी थोड़ा मैंने लास्ट महीने में मैंने पूरा अमाउंट निकाल लिया है। अभी वो करके चालू महीने में या नेक्स्ट महीने में मेरा पूरा चालू हो जाएगा। 1 CR से चालू करने का प्लानिंग है। मेरे पास में एक भाई बैठते हैं, लगभग अभी तक 35-40 लाख का लॉस कर चुके होंगे पास्ट 6 महीने के अंदर अंदर। अब कैसे करते हैं पता नहीं। जब भी अमाउंट लेकर के आते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो तुरंत ट्रेडिंग का उसको वो होता है। जैसे वो बैठता है ना, अब उसको क्या बोलते हैं, उसको ये ट्रेडिंग करने के लिए पैसा आज भरते हैं, तो ट्रेडिंग करने के लिए तो उसको कल मिलता होता है, फिर भी बैठे बैठे उसको हाथ में मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है।
हाँ, मतलब उसको ट्रेड करना ही करना है, करना ही करना है। अब जिसको ये ओवर ट्रेडिंग बंद करना है ना, वो पहले जितनी भी अमाउंट लगानी है ना, एक बार लगा दीजिए अकाउंट में। फिर आप पूरे दिन एक भी ट्रेड स्क्रीन चालू रखिए, पैसा आपके अकाउंट में पड़ा, ट्रेड गिरा मतलब लगाना है तो अभी जस्ट 1 सेकंड में लगा सकते हो। ये सिचुएशन है आपकी, लेकिन स्क्रीन के सामने बैठा रहो। आपको लगता है कि ये साइड जाएगा मार्केट, आपको कॉन्फिडेंस है, फिर भी बिना ट्रेड किए अगर एक दिन पूरा निकाल दोगे तो आप पैसा कमा पाओगे। और भाई ने अभी जैसे वरिया सर ने बताया कि 3 साल कोई भी फील्ड में, वो थोड़ी देर पहले मैं भी बताने वाला था, थोड़ा टाइम की वजह से, कि ये शेयर बाजार भी ऐसा ही 3 साल आप कम से कम निकाल दोगे ये मार्केट के अंदर, तो कोई भी आपको ये मार्केट से आउट नहीं कर पाएगा। ये शेयर बाजार मार्केट ही ऐसा है कि इसमें शुरुआत के अंदर आपको महीने 2 महीने, लगभग 90% लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, शुरुआत के महीने 2 महीने नया एकदम आया, शुरुआत के महीने 2 महीने में बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, अब राजा बनने लग जाएंगे। उसके बाद में जो गिरना चालू होते घर का भी लेकर के जाते, लेकिन उस वक्त अपने आप को संभाल पाओगे, अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे और 3 साल तक ये मार्केट में होल्ड कर लिया, फिर मार्केट आपकी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि मार्केट के सारे नज़रिए से परिचित हो जाओगे कि किस सिचुएशन में बजट होता है तो कैसे मार्केट बिहेवियर करती है, कोई वर्ल्ड में कोई मतलब वॉर का न्यूज़ है तो कैसे वह करती है, कोई बीमारी का न्यूज़ है तो कैसे बिहेवियर करती है, कोई इलेक्शन मोड है तो इलेक्शन में कैसे बिहेवियर होता है, सब कुछ उठापटक, सब कुछ, कोई कंपनी में कोई बड़ा फ्रॉड आया तो कैसे होता है। तो ये 3 साल 4 साल आप निकाल दोगे, उसके बाद में आप ये मार्केट से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। अच्छा, एक बात आपको पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, लगभग सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा, अपने माहौल में अपने काठियावाड़ी लोग हैं जो भी है, मतलब वो सब में एक चीज़ कॉमन है, सबको बोला जाता है, या तो फैमिली में कोई बोलेंगे या फ्रेंड सर्कल में बोलेंगे, खास करके बड़े लोग तो बोलते ही है, ये शेयर बाजार है ना जुआ है या तो सट्टा है। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है बोला है? लगभग मोस्टली सब, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अब बताइए, लगभग ज़्यादातर लोग इसमें से डायमंड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। अब डायमंड से बिलोंग करते हैं तो अपने को एक चीज़ पता है, कोई भी व्यापारी है जब उसकी रफ परचेस करने जाता है तो रफ लेता है तो क्या दिखता है, पहले रफ क्वालिटी देखेगा, उसका मतलब ये पॉलिश होने के बाद, बनने के बाद, जैसे जस्ट ये 10,000 की रफ डायमंड है, 10,000 की कैरेट की है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 की है, तो वो सोचेगा कि ये बनने के बाद में ये मेरा भाई 50 मतलब ये 1 कैरेट का मेरा 10,000 रेट है, तो ये बनने के बाद में ये मेरा 30 सेंट बचेगा, 35 सेंट बचेगा, तो उसको ये मैं 35,000 40,000 में बेच पाऊंगा या 50,000 में बेच पाऊंगा, मतलब ये क्वालिटी वाइज कैसा रहेगा, वो सब सोचेंगे। उसके बाद में उसको मतलब पड़ता निकालेंगे कि भाई ये इतने में मेरा पॉलिश होने के बाद, मजूरी लगने के बाद, सब कुछ होने के बाद मेरा इतने में पड़ता रहेगा, 25,000 का पड़ता रहेगा या 30,000 का आएगा, मैं 35,000 में बेच पाऊंगा, तो निकालेंगे पूरा, मतलब वो करेंगे, तो कैलकुलेशन करके वो परचेस करेगा, सीधी सी बात है, वो प्रॉफिट तो अपना का कैलकुलेशन करेगा ही, अब वो करेगा, वो लेकर के फैक्ट्री में आया, ऑफिस में लगाया, उसका तोड़फोड़ जो भी करना है सब कर किया, उसके बाद में वो घिसाई के लिए जाएगा, कि पॉलिश होने के बाद में वापस फैक्ट्री में आएगा, और उसका जो असॉर्टमेंट होता है, जो कुछ भी होता है, मतलब लास्ट में फाइनल वो बेचने के लिए लगाएगा, तब तक लगभग एवरेज महीने भर का टाइम निकल जाता है। अब महीने भर के बाद में मार्केट कैसा है किसने देखा? अभी जस्ट ये जो माहौल चल रहा है डायमंड फैक्ट्री में, सब लोग देखते होंगे, सब लोगों का, सबकी फैक्ट्री, मतलब सबका ये घर परिवार है, कोई ना कोई डायमंड से रिलेटेड होएंगे ही, सबको पता है डायमंड की अभी कंडीशन क्या है। तो क्या ये व्यापारी ने जो महीने भर पहले, 2 महीने पहले ये डायमंड परचेस किए, वो लोगों को नहीं पता, मतलब वो लोगों ने नहीं देखा होगा ये कि आगे मंदी आने वाली है, जो भी है, या तो कुछ भी, मतलब उसने तो प्रॉफिट देख करके लिया होगा ना, उसने तो मंदी देख करके नहीं लिया। तो मार्केट में भी आप काम कर रहे हो तो मंदी तो एक ये पार्ट है, पार्ट ऑफ ये, मतलब ये बिजनेस का तो एक पार्ट, इसको बिजनेस के तरीके से देखो, उसको ऐसे समझा सकते हो, भाई ये सोच के लगता है, ये जुआ खेल कर के लाते, चलो मैं रफ ले लिया, अब आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा, ऐसा सोच के तो नहीं लाते, वो तो प्रॉफिट देख करके ही लाते, तो उस हिसाब से आप समझा सकते। सबसे बड़ा अगर आप देखने जाओ, सब लोगों के पास खेती बाड़ी का अनुभव है, सबको जानकारी है। अब खेडूत जो होते हैं उसको तो कोई जुआरी नहीं बोलता है, वो तो दाना जमीन में बोता है, फसल आती है, फसल काट करके पैसा कमाने। अब कोई भी इसी साल का भी ये आप देख सकते हो, या तो कोई भी साल का आप देख लो, जब बारिश होती नहीं है तब से वो बीज तैयार करने लगता है, वो जो उसको खाद जो देनी होती है उसके लिए तैयारी करता है, सब कुछ घर में ला करके रखता है। किसी के पास पानी की व्यवस्था है तो बारिश आने का टाइम होता है, उसे कुछ 10-15 दिन पहले ही वो बीज बो देते हैं, उसको पानी डाल देते हैं, सब कुछ, मतलब जैसे बारिश होता है उसका ग्रो होना चालू हो जाए वैसे ही करते हैं। जब टाइम से बारिश नहीं हुई तो क्या, बीज फैल। अगर बारिश हुई ओवर ज़्यादा, मतलब अतिरिक्त बारिश हो गई तो भी उसको तो तकलीफ है। ये फसल होने के बाद में काफ़ी बार, मतलब वो जैसे बीमारियां लग जाती है, कुछ ना कुछ होने लगता है, जितना सोचा है उतना नहीं हो पाता है।
जैसे पिछली साल ये अपना यहाँ पे इलेक्शन था कपास का, मतलब वो सब आता था 1800 साढ़े 1800 रुपये के आसपास रेट चल रहा था। सब लोगों को उम्मीद थी कि 2000 जाएगा, 2200 जाएगा, लास्ट में 1400 आएगा। सब लोगों ने अपने घर में कपास रखा, किसी को रेट नहीं मिला, नुकसान किया सब लोगों ने। क्या वो जुआ खेल करके वो किया था? मतलब मार्केट है, ये तो कोई भी बिजनेस है, फील्ड है, सब अपना प्रॉफिट देख करके ही करते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क होता है कि भाई मैं ये करूंगा तो इसमें रिस्क इतना है। ये मार्केट भी ऐसा है, इसमें आप रिस्क कंप्लीट मतलब आप रखो इसमें कि मेरा भाई इतना मैं मनी लगा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, तो मेरा रिस्क इतना मैं लूंगा, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूंगा। तो ये भी बढ़िया सा बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरीके से देखो, जुए के तरीके से मत देखो। बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने कितनी कैपिटल से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्टिंग में नहीं कर रहा था, फाउंडेशन के बाद में चालू किया था। 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा था। बाद में एक एक लोट से किया, थोड़ा कम हो गया, बाद में उसको फिर से रिकवर और 20,000 हो गया है। और अभी थोड़ा लोट साइज एक एक बढ़ा रहा हूँ, एक एक लोट से ही मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है, तो मेरा कैपिटल भी मेरे को संभाल के रखना पड़ता है। और मेन तो ये कि रिस्क मैनेजमेंट, भाई ने बोला रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से काम करोगे तो ही अच्छा ट्रेड ढूंढो, अच्छा सेटअप पे आप एंट्री एग्जिट करो तो अच्छा पैसा बनेगा। कम पैसे से भी मैं अभी करता हूँ तो मेरे को मालूम है, तो अच्छा खासा गिवन हो जाता है, 10% तो हो ही जाता है पर ट्रेड। 20,000 से करता है तो 1500-2000 तो निकल ही जाता है। मतलब आप एक चीज बोलना चाहते हो, क्योंकि आप तीनों का एक्सपीरियंस मैंने देखा, स्ट्रेटेजी चाहे ऑप्शन में है, बाइंग में है या सेलिंग में है, कुछ भी है, सबने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि आपको ये करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। बट मेन चीज है कि रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपना स्टॉप लॉस है कि आपको अपना जो मनी मैनेजमेंट जो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे अचीवर्स है ये फील्ड में, तो आप तो उनके भी एक ट्रेनर हो, तो एज अ ट्रेनर आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं एज अ ट्रेनर ये बोलना चाहूँगी कि हम वेलोसिटी ट्रेडिंग एकेडमी को जब से हमने स्टार्ट किया, इवन कि मैंने जब से ट्रेनिंग देना शुरू किया, तब से एक चीज़ मेरे दिमाग में बेटर है, और सबसे पहले मैंने उसको दिमाग में रख के शुरुआत की ट्रेनिंग देने की, कि जो कोई भी मेरे पास सीख रहा है, ठीक है, वो यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे सीखने आता है, ठीक है, उनकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा जो 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है, तो मैं यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहता हूँ, और उसके लिए हम अपना जो है वो पूरा एफर्ट्स लगाते हैं, साथ में एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स भी सामने से एफर्ट्स करें। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बट मुझे इवन ये भरोसा है कि अभी मैं यहाँ पे 3 लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ, ठीक है, अचीवर्स 3 है। नेक्स्ट इवेंट जब हम करेंगे तब मिनिमम 20 to 25 अचीवर्स होंगे हमारे सामने, बिकॉज के अभी जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं जो चेक कर रही हूँ, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा उन्होंने गोल अचीव किया भी है। आई होप कि वो आगे भी जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो अचीव करें। एंड सेकेंडली एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो लोग नहीं आए हैं, उनका कोई ना कोई रीज़न की वजह से। उन्होंने अपना ऑफिस ओपन किया है, खुशहाल ने अपना ऑफिस ओपन किया है, भावेश भाई अपना पूरा सेटअप यहाँ पे कतारगांव एरिया जो है वहाँ पे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि 1 CR से वो अपना पोर्टफोलियो खुद का ट्रेडिंग के लिए अपना फंड स्टॉक मार्केट में उतारने वाले हैं। दीप जो है वो अपने ट्रेडिंग के अंदर है। बहुत सारे लोगों ने ऑफिस अपना जो है वो बनाए हैं, और 2-3 ग्रुप्स ऐसे हैं अभी कि उन लोगों ने अपना ऑफिस जो है वो स्टार्ट करने का पूरा प्लान कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इवन कि नेक्स्ट इवेंट में मुझे ये एक अवार्ड ऐसा भी प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ग्रुप अवार्ड, कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप ने अचीव किया है। तो मैं ये दिन देखने के लिए बेताब हूँ, और आई होप कि आप सब मुझे ये दिन दिखाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब, और मुझे लगता है कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि
आपके पास इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और ये जो अचीवर्स है वो भी अपने एक्सपीरियंस इतना अच्छा शेयर किया है कि यहाँ से एटलीस्ट जितने भी मिनिमम 50% लोग तो पॉजिटिव और मोटिवेट हो ही गए हैं। उसके साथ मैं ये बोलना चाहूंगी, मेन थिंग, जब से स्टार्ट किया था तब से आपने कौन से अमाउंट से अपना जो कैपिटल है उससे स्टार्ट किया था, और आपने पहले मंथ कितना अर्निंग किया, दूसरे मंथ कितना अर्निंग किया, उसके बारे में आपको जो भी डेटा याद है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अभी तक का जर्नी। सबसे पहले मैं शुरुआत 25,000 से की थी और सब पहले मंथ में मैंने 25,000 से 10,000 का लॉस किया था और सीखते ही सीखते दूसरे मंथ में मैंने 1,00,000 रुपये का डिपॉजिट ऐड किया था एंजल में, और वो लाख का फंड मैंने 3 दिन में लॉस कर दिया था, वही 1,00,000 रुपये का फंड। फिर दूसरी बार से क्या होता है कि अमुक बार जो लॉस पूरा होता है ना, कि सबको क्या होता है कि अब हम तो लॉस में ही जा रहे हैं, 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं कर पाए, तो सबका मगज तो डाइवर्ट हो जाता है दूसरे काम के लिए, ये काम छोड़ देते हैं और दूसरा काम पकड़ते हैं। और मेरी सोच क्या है कि जिस धंधे ने की हमारा पैसा जो चुराया है ना, वही धंधा हमको वही धंधा देगा। उसके बाद मैंने क्लाइंट 2 मेरे पास 5,00,000 रुपया है, उससे मैंने वो जो 50-60,000 का प्रॉफिट किया। ऐसे ही ग्रो करते करते मेरा क्या हुआ कि मेरा खुद का कैपिटल खड़ा होता जा रहा। क्लाइंट का पैसा तो मैं इसको रिटर्न दे ही रहा था, उसके साथ साथ मेरा खुद का कैपिटल भी इन्वेस्ट होना चालू हो गया। उसके बाद मैंने 1, 2, 3, 4 अकाउंट हैंडल करता हूँ और मेरी मंथ की एवरेज रखता हूँ 4 से 5 लाख मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। तो अभी का क्या होता है कि लॉस में होता है तो उसका मन दूसरी जगह हो जाता है। अभी मेरे खुद का ही बताऊं, 3 दिन पहले का ही मेरा वीडियो भी है, आप चाहते हो तो मुझे देख सकते हो। एक दिन में मैंने 3.5 लाख का लॉस किया था, एक दिन में ही। फिर मेरे को पता है कि ये धंधे ने लिया, वही धंधा मुझे पैसा देगा। ये मंथ ब्लैंक है तो दूसरे महीने पैसा कमाऊंगा, ऐसा। मतलब ऑन एन एवरेज ये बोल सकते हैं कि आपका अप्रोक्स जो गेन है वो 2 लाख से 3.5 लाख के बीच में अराउंड 24-25 लाख रुपए का है अभी का प्रॉफिट है। और मेरा जो नेक्स्ट ईयर आएगा कि मार्च महीने का मेरे 1 करोड़ का टारगेट है, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी मतलब कि जो 25 लाख का उनका गेन है, उनका टारगेट है कि वो 1 CR तक उसको लेके जाएंगे। सो इसके मतलब कि जो सोच है वो भी बड़ी रखनी चाहिए, ये चीज को भी हमें दिमाग से निकालना नहीं है। सो नेक्स्ट अवार्ड गोज टू भावेश केवड़िया। सो उनको भी हम अवार्ड देंगे क्योंकि जो रिटर्न उन्होंने कमाया है, ठीक है, अपने कैपिटल के हिसाब से, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया है। कोर्स किया, लगभग मेरा अक्टूबर सितंबर में ख़त्म हो गया था कोर्स। उसके बाद में मैं जैसे आपको बताया ना कि ये ट्रेडिंग करना है तो फुल टाइम बैठना पड़ेगा। मैं उस वक्त फुल टाइम नहीं बैठता था, मेरा जो टेक्सटाइल का मैंने बताया मेरा बिजनेस चालू था, वहाँ पे रहते रहते साइड में ये चालू में ही करता था मेरी ऑफिस पे बैठे बैठे ही। तो शुरू में कभी 50,000 का प्रॉफिट हो जाए, कभी 60-70 का लॉस हो जाए, कभी 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। 5-6 महीने मैंने ऐसे ही निकाले। लास्ट में मैंने ये 6 महीने का अगर एवरेज मतलब देखो तो लास्ट में मैंने 1.5-2 लाख रुपये निकाले थे। उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई ये साथ करते करते मैं अगर इतना निकाल सकता हूँ तो पूरा ध्यान दूंगा तो मैं और ज़्यादा निकाल पाऊंगा। उसके बाद में मैंने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करके ये ट्रेडिंग चालू किया। मैं पोर्टफोलियो की बात नहीं करूँ, पोर्टफोलियो तो अपने हिसाब से देता रहता है, और जैसा उसका जर्नी मतलब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से है तो उसमें कभी कभी शॉर्ट देख करके मतलब उसमें प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, बाकी तो लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं अभी आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊँ जो फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं उसके लिए। तो वो क्या है कि लगभग मार्च महीने से मैंने चालू किया है कंप्लीट इसमें ध्यान देने का, 6-7 घंटा पूरा इसके पीछे ही बैठने का है उसी तरह से। तो 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया तो फर्स्ट महीने 20,000-25,000 निकाल। जैसे मैंने बोला मैं बायर नहीं हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं सेलिंग करके ही कमाता हूँ। सेलिंग करने वालों को क्या कमाई छोटी होती है, उसके सामने लॉस भी छोटी होती है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट होती है। बाइंग करने के क्या इसलिए मैं तो मेरा भी सेलिंग का ही पहले से स्ट्रेटेजी, मेरी सबसे जो भी स्ट्रेटेजी रहती है सेलिंग के बारे में ही रहती है। तो मैं उस हिसाब से ही 10-20 लाख 25 लाख 30 लाख तक पहुँच गया। उसके बाद मैंने लगभग 2.5-3 लाख महीने का निकाल लेता हूँ, वहाँ तक पहुँच गया। पिछले महीने अब जो मैंने ऑफिस करनी है तो जहाँ मेरा इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ से मैंने अभी निकाला है। तो पिछले महीने मेरा कुछ नहीं है, कुछ 2-1 लाख रुपया ही बचा था इन्वेस्ट किया हुआ, तो उसमें से मैंने 20-25 हज़ार ही निकाला है। बाकी जो मैंने बोला 30 महीने से खुद का ऑफिस करना है तो उस हिसाब से अभी आगे का जर्नी 1 CR से चालू होगा नेक्स्ट मंथ से। ओके, सो ऑन एन एवरेज भावेश भाई का रिटर्न अगर हम गिने तो पर मंथ का 10 to 15% के आसपास है।
ठीक है। जैसे जैसे उन्होंने बोला कि भाई पास्ट में भी 2 लाख कैपिटल में भी उन्होंने जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपये का गेन किया है, 25 हज़ार रुपये का गेन किया है, ठीक है। तो वो कैपिटल के हिसाब से उन्होंने परसेंटेज अपनी स्ट्रेटेजी सेलिंग के हिसाब से काम किया है। सो नेक्स्ट ट्रॉफी हम देंगे दीप प्रजापति को फॉर टेक्निकल एनालिसिस, कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मुझे सबसे अच्छा रिजल्ट दे रही है अभी, ठीक है। तो वो एक चीज़ है जो एक ट्रेडर है, जो ऑप्शन बायर है या जो ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उनको आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा है तो आप मैक्सिमम टाइम फेल हो जाओगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो उनका एनालिसिस देख के हमने उनको ये कैटेगरी का अवार्ड प्रोवाइड किया है। या सो हमें अभी किसी को इनसे इनकी जर्नी के बारे में कुछ क्वेश्चन वगैरह करने हैं, तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी कुछ जानना है आप इनसे पूछ सकते हो, या कुछ डिस्कस करना है तो आप कर सकते हो। हाँ प्लीज। આપણે તમારા માટે છે આપણે તમે જે ટાર્ગેટ રાખો છો એમાં એસએલ કેટલો રાખો છો 5% કે તમે સમજી લ્યો ટાર્ગેટ હોય 10% તો એસએલ કેટલો તમારે એસએલ 5% રાખવાનો એવી એ રીતે। અને હું તો તમને કહું ને કે સમજો કે તમે પુટ લીધો હા XYZ કે માર્કેટ ને તમને ખબર ઉપર લેવલ બનાવે છે, અહીંથી માર્કેટ નીચે આવશે, પુટ લઈ ગયું, ત્યાંથી તમે પુટ લીધો અને માર્કેટ ઓપોઝિટ ગયું, માર્કેટ ઉપર વહી ગયું, તો ત્યાંથી તમે ક્વોન્ટિટી હોલ્ડ રાખો છો ને એની ઉપર બીજી ક્વોન્ટિટી એડ કરવાનું રાખજો। જેમ કે 19600 નો પુટ લીધો છે આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે, 19600 નું પ્રીમિયમ છે, આપણે 50 રૂપિયા બાય કર્યું, એ પ્રીમિયમ વહી ગયું 45 છે, 5 લોટનો આપણો લોસ ગયો, માર્કેટ ઉપર વહી ગયું, એટલે પછી આપણે જે એની ઇન ધ મનીનો જે પુટ આવે ને ઈવડો લઈ લેવાનો। એટલે જેમ કે માર્કેટ નીચે આવ્યું હોય તો આપણે ઓલું પોઝિશન 0-0 થઈ જાય ને ઉપરનું પ્રોફિટ આપણે આવે। આમાં હોય કે આ તો એક અંદાજ્યો ધંધો છે, ટૂંકમાં હું તમને કહું કે આમાં લોકો કેવું કરે કે આખો દિવસ માર્કેટ વોચ કરે છે, લાસ્ટમાં જોવે કે ઓહો 10 નું પ્રીમિયમ 100 વહી ગયું, 20 નું પ્રીમિયમ 200 વહી ગયું, પણ એ 20 નું પ્રીમિયમ 200 સુધી તમારે કોઈની લેવામાં તેવડ નથી, કેમ કે 5 નું પ્રીમિયમ ઓલરેડી 7 થઈ ગયું હોય ને તો કરવાવાળા 90% લોકો એક્ઝિટ થઈ જાય, કેમ કે ખબર છે 50,000 રૂપિયા નાખ્યા, તમને સામે 70,000 20,000 રૂપિયા મળે છે, તો કોઈ હોલ્ડ ન રાખે, પોઝિશન લોકો કાપી જ નાખવાના છે, ને પછી આપણે લાસ્ટમાં માર્કેટ પતી જાય ત્યારે આપણે જોવી કે ઓહો આ તો 10 નું પ્રીમિયમ 100 પોગી ગયું, લાખ નાખ્યો તો 10 લાખ મળે, પણ 10 લાખ લેવામાં કોઈનામાં હિંમત ન લઈ શકે, એનું કારણ છે। પણ રિટર્ન તમે જે કહો છો ને, સમજો કે આજે મેં 10,000 નું પ્રોફિટ કર્યું, કાલે મારો લોસ થઈ ગયો, લોસ 5,000 ની રાખવાની, એ રીતે સમજ્યા। હવે મેં તમને કેમ કીધું કે 50,000 લઈને બેઠા છો, 50,000 ને તમે ભલે 10 લાખે કરો, તો કામ કોઈ 10 લાખ થી નહીં કરતા, કામ 50,000 થી જ કરજો। બાઇંગમાં ભાઈ કીધું એમ પ્રોફિટ 2-3 દિવસ જ મળશે અને લોસ એ કરે બધું લઈ જાય, પણ લોસ કેટલી લેવી તો આપણા હાથમાં છે ને, માર્કેટનું નક્કી ન હોય ગમે તેનું થાય, પણ આપણું નક્કી હોય કેટલી લોસ લેવી એમ, એ રીતે તમે એ રીતે સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરો, તમારે લોસ એટલી જ લેવી છે, પ્રોફિટ એટલું લેવું છે, બાઇંગમાં રૂપિયો છે નો ડાઉટ છે, પણ લોસે આમ એટલી જ છે, એ રીતે ધ્યાન રાખો, એ રીતે ટ્રેડિંગ કરજો। સર તમારે માટે છે કે તમે કેટલો રાખો છો સર, આપણે પ્રોફિટ જેટલો લ્યો છો તમે, એમ કે મહિને તમારા જેટલા પૈસા તમે રોક્યા છે બરાબર, તમે સેલિંગ નું જ કરો બરાબર, એમાંથી તમને જે મળે છે 10%, તમે એસએલ કેટલો? જો એકચ્યુઅલી શું હોય છે, સેલિંગમાં અમે કરીએ પૂરેપૂરી ફંડ એક સાથે નહીં લગાવી દઈએ, કે 30 થી 35% ફંડ લગાવીએ એક સાથે। જનરલી મારી સ્ટ્રેટેજી હોય છે મિક્સ સ્ટ્રેટેજી હોય છે, સુપર ટ્રેન્ડ પ્લસ MV વેપની, એના આધારે હું મારા ટ્રેડ લેતો હોઉં છું। એનાથી ઉપર માર્કેટ જતું લાગે તો પુટ શોર્ટ કરું, નીચે જતું લાગતું હોય તો કોલ શોર્ટ કરું। ઓકે, હવે ફર્સ્ટ પહેલો ટ્રેડ પાડું એટલે ત્યાંથી જો એની દિશામાં માર્કેટ વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલ્યું મારાથી, ફોર એક્ઝામ્પલ હું જે પ્રીમિયમ વેચું છું બેંક નિફ્ટીમાં જ કામ કરું છું, તો બેંક નિફ્ટીના જે પણ હું પ્રીમિયમ વેચું છું લગભગ 100 રૂપિયાની આસપાસના પ્રીમિયમ શોર્ટ કરું છું, અને એક્સપાયરીના 2 દિવસ પહેલાં હું નેક્સ્ટ એક્સપાયરીમાં વહી જાઉં। સમજો કે અત્યાર સુધી હમણાં ગુરુવારની એક્સપાયરી હતી, હવે બુધવારની એક્સપાયરી છે બેંક નિફ્ટીમાં, તો સોમવાર સુધી મારું કરંટ એક્સપાયરીમાં હોય, મંગળવારથી મારું નેક્સ્ટ એક્સપાયરીમાં વહી જાય, મંગળવારથી હું નેક્સ્ટ, કેમ કે પછી છેલ્લા 2 દિવસમાં શું છે કે માર્કેટ જેટલું ફરે ને એની સાથે સાથે તે પ્રીમિયમ અપડાઉન થતા હોય, એટલે ટાર્ગેટ પણ ઘણી વખતે ઝડપથી મળી જાય, એની સામે સ્ટોપ લોસ પણ તમારા ઝડપથી વહી જાય, એટલે મંગળવાર બુધવાર ત્યારથી હું નેક્સ્ટ એક્સપાયરીમાં વહી જાઉં। 100 રૂપિયા આસપાસના તે પ્રીમિયમ શોર્ટ કરતો હું જનરલી। સપોઝ કે એક્ઝામ્પલ કે 100 રૂપિયા મારો પહેલો ટ્રેડ પડ્યો,
પછી બીજું હું 10 થી 15 રૂપિયાનું રાખું છું ત્યાં એવરેજ કરવાની. જે ભાઈએ કીધું ને એ બીજી ક્વોન્ટિટી એડ કરવાની, મારી સ્ટ્રેટેજીમાં પણ હું ક્વોન્ટિટી એડ કરું, 15 રૂપિયા સુધીનું એડ કરું, 12 કે 15 રૂપિયા સુધી, એટલે એવરેજ મારી આવી સપોઝ કે 107 રૂપિયા એવરેજ મારી આવી છે. 107 મારી એવરેજ થઈ તો ત્યાંથી 20 કે 25% જે મને લેવલ બરોબર દેખાતું હોય એ લેવલ પ્રમાણે, 20% કે 25% ફિક્સ નહીં હોય, ત્યાં મારે ટેકનિકલ લેવલ જોવા ના હોય. મને એમ દેખાતું હોય કે 20%નું દેખાય છે પણ ટેકનિકલ લેવલ પ્રમાણે મને 20%નું દેખાય છે તો હું એને 22 કે 23%નું રાખીશ. ઘણી વખતે હું છે સ્ટોપ લોસ લેવા સુધી જ માર્કેટ આવે પછી ત્યાંથી રિવર્સ થઈ જાય, એટલે ત્યાંથી એ રીતે મારા 20 થી 25%ની એવરેજ મારા સ્ટોપ લોસ હોય. એ રીતે ટાર્ગેટ પણ 20 થી 25નો હોય છે, 20 થી 25%. ને સીધું આપણે તે પેલો આપણા તે ફેવરમાં ચાલ્યું ગયું તો આપણે 25% થાય એટલે આપણે કાપી નાખીએ. પણ 2 ટ્રેડ આપણે લીધા, એવરેજ કરી છે, પછી આપણા ફેવરમાં માર્કેટ આવે છે તો 25% એ અડધો ટ્રેડ કાપી નાખવાનો, અડધો ટ્રેડને ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસ કરીને કન્ટિન્યુ કરી શકો. જનરલી મારું આ રીતે હોય તમે છે. સૌથી વધારે આ સેલિંગ નું લ્યો એટલે કયા વારે લ્યો? દરરોજ હોય. હે? દરરોજ ડેઈલી લ્યો, બરાબર. પછી જ્યારે મંગળવાર આવે, બરાબર છે, મંગળવાર આવે ત્યારે તમે નેક્સ્ટ એક્સપાયરી નું લ્યો, હા એમ જ હા કયો? હા. થેન્ક યુ. और इसी सिस्टम से अगर आगे चलते तो मेरे ख्याल से 1.5 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है. सब जानते हैं बट होता नहीं है. क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन होता है हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो मार्केट के सामने हमारी हैबिट्स होती है डे के साथ, जो आई कॉन्टेक्स्ट होते हैं, तो क्या होता है कि साइकोलॉजी फिट नहीं होती हमारी, तो वैसे हम गवा देते हो, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, हो नहीं पाता है. तो एक्चुअल में इसका एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, जैसे कि उसका साइकोलॉजी के साथ बहुत तालमेल होता है. सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि वो हैबिट्स जो होती है ना, गुड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, तो उसमें रिजल्ट मिलेगा. और हैबिट्स कभी भी तुरंत गिरती नहीं है, उसको कांस्टेंट अमल में लाया जाता है. जैसे कि मैम ने बताया 21 डेज साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो वो चीज़ अगर आप कांस्टेंट करेंगे, जैसे कि कैसे हर रोज आपको 3 ट्रेड लेने हैं, मैक्सिमम 3, एक ट्रेड में भी अगर पैसा आपको मिल गया हुआ है तो भी आपको ट्रेड वहां पर निकाल देना है, यानी कि आगे काम नहीं करना है मार्केट में. अगर 4% एक ही ट्रेड में आपको मिल गया, अगर 3 ट्रेड में आपका लॉस हो तो भी आपको बंद कर देना है यहाँ पर, ठीक है. तो इसी हिसाब से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से 1 CR 2 CR तक आप 1 से 2 साल में पहुंच ही जाते हो आप. बट इसकी शुरुआत कैसे करें? तो किसी भी अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाए और खुद से बात करें, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, चर्च, आप कहीं पर भी जाइए, यानी कि ऑफिस और घर के बिटवन जब मॉर्निंग से निकलते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पर जाए और खुद बोले आप कि भाई मुझे 3 ट्रेड करने हैं, 4% अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के आज के दिन निकालना है, चाहे एक ट्रेड में निकले या, यही आपको रिपीट हर रोज करना है. 21 दिन के बाद यही चीज़ आपके अंदर उतर जाएगी, हैबिट्स अंदर, और आप 90 डेज में करीबन इसका रिजल्ट बेहतरीन 100% पाओगे कि ये चीज़ आपके अंदर फॉलो होने लगेगी, क्योंकि वो हैबिट्स आपके अंदर उतर रही है, वो एक दिन में नहीं उतरेगी. और यही चीज़ आप अगर खुद से ही बोलते हो ना, उसका 100% आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन. यानी कि 100% फिर आप मार्केट में आपका नज़रिया ऐसा डेवलप होने लगेगा कि जैसे कि आपको ट्रेड सिर्फ आप 80-90% एक्यूरेसी में ही फाइन करेंगे और 3 से ज़्यादा आप कर ही नहीं पाओगे, ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो यही चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि साइकोलॉजी आप ऐसे बिल्डअप कीजिए, टाइम दीजिए, और यही प्रयोग कल से स्टार्ट कीजिए कि खुद से आप बताइए मॉर्निंग में, यानी कि आपको खुद को बताना पड़ेगा, तब आपकी आत्मा उसको एक्सेप्ट करेगी, फिर आपका कॉन्शियस माइंड में अंदर प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगा. दैट्स वाई वो रिजल्ट 90 डेज में बाहर आ जाएगा, वो आप स्टार्ट कीजिए, बस यही. थैंक यू. कोर्सेज कंप्लीट किए हैं उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे. सो जो लोगों का नाम यहाँ से हम अनाउंस करें तो वो लोग आके अपने सर्टिफिकेट्स ले. प्रीव्यूज अगर डे में मंथ में देखे तो कांस्टेंट वहाँ से रेफरेंसेस पास हो रहे हैं, तो उनको मैं खुशी से देना चाहता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से. तो त्रुपल एंड खुशहाल.